हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं सीआरपीसी। सीआरपीसी का हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 30। ठीक है, चैप्टर नंबर 30 है रेफरेंस एंड रिवीजन। नॉर्मली क्या होता है, रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन होता है, बट अभी सीआरपीसी में हम जो करेंगे वो होता है रेफरेंस एंड रिवीजन। रेफरेंस एंड रिवीजन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है। रेफरेंस और रिवीजन दोनों जो है हाई कोर्ट को किए जाते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस में इसमें दो ही सेक्शंस हैं, बाकी बचे हुए जो सेक्शंस हैं यानी कि 8 सेक्शंस हैं वो हैं रिवीजन के। तो इसमें सेक्शन नंबर्स आते हैं 395 से लेकर के 405, यानी कि टोटल 10 सेक्शंस आते हैं, ठीक है। और 395 में आता है। अब हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में है 395 और 396। 395 में रेफरेंस टू हाई कोर्ट। सिंपल है, रेफरेंस रेफरेंस करना है तो कहाँ करना होगा, हाई कोर्ट पे करना है। देन 396 पे है डिसीजन ऑफ, देखो डिस्पोजल ऑफ केस। ये डिस्पोजल एक डस्टबिन बनाया हुआ है, तो इसमें क्या हो रहा है, केस डिस्पोज ऑफ हो रहा है, ठीक है। कैसे डिस्पोज ऑफ हो रहा है, डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जैसे बोलेगा वैसे डिस्पोज होगा। रेफरेंस तुमने ऐसे ही नहीं ली है, ऑब्वियसली किसी रीजन की वजह से ली होगी, वो है। देन अब आता है रिवीजन। तो रिवीजन इस तरह से है कि देखो रिवीजन में क्या है ना, काफ़ी सारे सेक्शंस आते हैं। तो एक बार रिवीजन को ऐसे देखेंगे। देखो रिवीजन क्या होता है ना, कोई कोर्ट होता है, उसका जो डिसीजन होता है उसको रिवाइज करने के लिए, ठीक है। रिवीजन का पर्पज़ यही होता है। देन अब देखो रिवीजन कैसे हो सकता है। रिवीजन भी जो है ना हाई कोर्ट पे होता है, ठीक है, उस चीज़ को रिवाइज करने के लिए। देखिए रिव्यू और रिवीजन में ये फ़र्क होता है। देखो रिव्यू ना वही कोर्ट करता है, क्यों करता है, अब तुम फिर से देखो ना, व्यू एक बार व्यू कर लिया तो रिव्यू कौन करेगा, वही करेगा। रिवीजन जो है वो करेगा हाई कोर्ट, एचसी, ठीक है। हाई कोर्ट या फिर उसके ऊपर जो सेशंस जज है वो भी, ठीक है। तो इसमें उस चीज़ से रिलेटेड है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, ठीक है। मेनली जो है ये हाई कोर्ट से एसोसिएटेड है। अब देखो क्या होता है रिवीजन। रिवीजन में क्या है, सेक्शन नंबर 397 एंड 398 आ जाते हैं, ठीक है। 397 और 398 ये क्या है, हाई कोर्ट की एक बेंच है, सिंगल बेंच है। इसमें क्या है, एक फ़ोन रखा हुआ है, ठीक है, और इधर क्या है, दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है किस चीज़ को, कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स के लिए कॉल कर सकता है, ये कॉलिंग है, ठीक है। देन 398, इसमें क्या है, हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो इंक्वायरी बिठा सकता है। क्यों, रिकॉर्ड किस लिए बुला सकता है, ताकि उसको लिखित पता चले कि यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ पे वाइवा वॉइस से पता चले कि यहाँ पे क्या दिक्कत है, ठीक है। पूछ सकता है, देख सकता है, पढ़ सकता है, ठीक है। अब इसमें 397 398 हो गया। अब इसमें क्या है ना, सेशंस जज और असिस्टेंट सेशन जज से रिलेटेड है। सेशंस जज 399 में क्या है, पावर क्या किसकी, सेशन जज की, किस चीज़ की, रिवीजन की। असिस्टेंट सेशन जज की पावर किस में होगी, 400 में, सेक्शन नंबर 400 में, किस चीज़ की, रिवीजन की। अब हम आते हैं हाई कोर्ट पे, ठीक है। तो इसमें है क्या है, हाई कोर्ट की पावर किस पे, 401 पे है हाई कोर्ट की पावर। एंड देन 402 पे किस चीज़ की है, क्या है, पावर टू विड्रॉ एंड ट्रांसफर। ये विड्रॉ ट्रांसफर एक एरो बना दिया है, ठीक है। किस चीज़ के लिए एरो बनाया है, ताकि ये पता चले कि कोई चीज़ मोशन में है, विड्रॉल में है, ट्रांसफर में है। अब ये हो गया हमारा ये वाला सेट, इसका फर्स्ट सेट, ये इसका सेकंड सेट, ठीक है। इसमें क्या है, पावर्स है सेशन जज और हाई कोर्ट की, ठीक है, इन दोनों की पावर्स हैं। इसमें क्या है, इसमें जो कोर्ट है जो रिवीजन कर रहा है उसके पास कुछ पावर्स होती हैं। इसमें कौन से कोर्ट्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग 403 पे। 403 एक खुद में एक पार्ट है। ये क्या है, ऑप्शन ऑफ कोर्ट टू हेयर पार्टीज। कोर्ट क्या कर सकता है, पार्टीज को हेयर कर सकता है। इधर क्या बनाया हमने, कटघरा बनाया है, ठीक है। गाड़ी नहीं समझ लेना इसको कि कोई गाड़ी वाड़ी बनाई है, कटघरा बनाया है, कोई पजल या क्यूबिक बॉक्स नहीं है। इसमें दो लोग हैं, ठीक है, या दो लोग और बड़े बना देते हैं, वहाँ पे बोलने के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है। किस लिए खड़े हुए हैं, कटघरे में खड़े हुए हैं एज अ विटनेस, किस लिए, ऑप्शन ऑफ कोर्ट टू हेयर पार्टीज। अब हेयर कहाँ करेंगे, कटघरे में सुनेंगे पार्टीज को या फिर लिखित सुनेंगे, ठीक है। तो ये इसका थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट देख लो। तो अब फोर्थ पार्ट पे क्या है ना, हाई कोर्ट के ऊपर कुछ काम है। क्या काम है, पहला तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अगर दे कोई स्टेटमेंट, ठीक है, तो उसके जो ग्राउंड है स्टेटमेंट देने के, ठीक है, उसको कौन देखेगा, उसको हाई कोर्ट देखेगा। अब ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का क्यों देखेगा, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट छोटा होता है, अब उसके जो डिसीजन है उसको क्या करेगा, कंसिडर कर सकता है हाई कोर्ट। देन सेक्शन नंबर 405 पे क्या है, हाई कोर्ट ऑर्डर सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। हाई कोर्ट जो भी ऑर्डर कर रहा है वो क्या होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए। इस चीज़ के साथ हमारा जो 395 396 है रेफरेंस का, और 397 से लेकर के 405 तक का रिवीजन का पार्ट जो है अभी विद ट्रिक्स खत्म होता है। अब हम इसके लिटरेचर पे जाते हैं ताकि हम इसको वर्ड टू वर्ड जो है कवर कर सकें। एक बार मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो और ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए,
सो रेफरेंस एंड रिवीजन चैप्टर नंबर 30 रेफरेंस टू हाई कोर्ट. अब क्या है, वेयर एनी कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट अ केस पेंडिंग बिफोर इट इन्वॉल्व्स अ क्वेश्चन एज टू द वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन. ठीक है, अगर कोई भी कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि कि एक केस है वो पेंडिंग कर रहा है, वो देखिए एक पेंडिंग केस है एक कोर्ट के सामने, और उसमें जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है वो क्या इन्वॉल्व करता है, कोई एक्ट ऑर्डिनेंस या फिर रेगुलेशन का वैलिडिटी. ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एक्ट है वो वैलिड नहीं है. ठीक है, मान लो कोई एक्ट आ गया कि यहाँ पे धूम्रपान करना मना है, इसका एक एक्ट आ गया. ठीक है, बट वो वैलिड नहीं है क्योंकि उसमें मतलब एग्जैक्टली वैलिड नहीं है, उसको उन्होंने हटा भी दिया है. बट कुछ लोग बोलेंगे कि अरे कोर्ट पे केस कर दिया कि ठीक है अभी ये तो एक्ट आया हुआ है कि धूम्रपान वैलिड नहीं है, पर दूसरा एक्ट आ गया उसको खारिज करने के लिए. बट ये जो है ना उसकी वैलिडिटी एग्जैक्टली पता नहीं है, उसको क्वेश्चन किया, उस पर आरटीआई गई, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए. ठीक है, तो वो ना उसकी वैलिडिटी एकदम एकदम से सिद्ध नहीं हुई है. तो उस हिसाब से क्या करना है, तो ऑब्वियसली अगर ऐसा कुछ आया है तो आप हाई कोर्ट को बोलोगे, आप हाई कोर्ट को तंग करोगे कि ये जो एक्ट है, ऑर्डिनेंस है, रेगुलेशन है, और एनी ऑफ द प्रोविजन कंटेन्ड इन एनी एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, द डिटर्मिनेशन ऑफ विच इज नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस. अब भैया हाई कोर्ट देखे, हाई कोर्ट जाने हमें नहीं पता, क्योंकि हाई कोर्ट करेगा तो उस हिसाब से डिस्पोज हो जाएगा केस, है ना. एंड इज ऑफ ओपिनियन दैट सच एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन और प्रोविजन इज इनवैलिड और इनऑपरेटिव. और ओपिनियन है कि ये जो एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन है, AOR, ROA कुछ भी इस हिसाब से कर लेना, इनवैलिड या इनऑपरेटिव है, but has not been so declared by the High Court to which that the court is subordinate or by the Supreme Court. The court shall state a case setting out its opinion and the reasons therefore and refer the same for the decision of the High Court. देखो, एक एक्ट ऑर्डिनेंस जो भी है उसका क्वेश्चन आ रहा है. ठीक है, और फिर उसका ओपिनियन है कि वो एक्ट ऑर्डिनेंस जो है वो इनवैलिड या इनऑपरेटिव है, ये भी उन्हें पता है. बट ऐसा कुछ भी क्या है, क्या नहीं हुआ है, डिक्लेयर नहीं हुआ है. किससे, या तो उनके हाई कोर्ट से खुद के, या फिर सुप्रीम कोर्ट से. तो फिर वो बोलेंगे भैया इसे डिक्लेयर करो ताकि हम आगे डिसीजन दे पाएँ, ताकि इस पर कोई फिर से चैलेंज ना करे, ताकि कोर्ट का टाइम फिर से बर्बाद ना हो. ठीक है, अब इस सेक्शन में क्या है, इन दिस सेक्शन रेगुलेशन मीन्स एनी रेगुलेशन एज डिफाइंड इन द जनरल क्लॉज एक्ट 1897. रेगुलेशन जनरल क्लॉजेस एक्ट में रेगुलेशन की डेफिनेशन दी गई है, रेगुलेशन क्या होते हैं वही है. ठीक है, देन इसके बाद इसमें क्लॉज 2 में है अ कोर्ट ऑफ सेशन और अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट. क्या, कोर्ट ऑफ सेशन, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मे इफ इट और ही थिंक्स फिट इन एनी केस पेंडिंग बिफोर इट और हिम to which the provision of subsection 1 do not apply, refer for the decision of the High Court any question of law arising in the hearing of such case. क्या है, अब एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, इसमें क्या है, AOR जो है नहीं आ रहे हैं. किसके सामने, सेशन के सामने, मेट्रो के सामने. ठीक है, तो भी क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर अराइज होता है तो वो लोग उनको बोलेंगे, तंग करेंगे, अरे देखो क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है, हमें उतनी पावर दी नहीं है, तुम ही जानो, तुम ही जानो. ठीक है, तुम ही बड़े भैया हो, तुम ही बड़े पापा हो. देन क्लॉज 3 है एनी कोर्ट मेकिंग अ रेफरेंस टू द हाई कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2. सबसेक्शन 1 में किस लिए, AOR के लिए, एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन को डिक्लेयर करवाने के लिए. सबसेक्शन 2 एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए. पेंडिंग द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट देयर ऑन ईदर कमिट द एक्यूज टू जेल और रिलीज हिम ऑन बेल टू अपीयर व्हेन कॉल्ड अपॉन. अब देखो, जब भी ये टाइम चल रहा है, ये सब फलानी ढिमकानी चीज़ों में बहुत सारा टाइम चला जाएगा, उतने टाइम के लिए अक्यूज़ को क्या करें. अब देखो, अक्यूज़ को या तो तुम जेल में डाल दो या तो बेल में डाल दो. ठीक है, बेल दे दो उसको, ताकि उसको जब बुलाएं तो वो आ जाए. किस लिए बेल होती है, अपीयरेंस के लिए होती है. तो इसका पर्पज़ यही है. पर देखो, जनरल रूल भी यही है कि जनरल रूल इज़ बेल एंड अरेस्ट इज एक्सेप्शन. तो एक्सेप्शन को तो नहीं फॉलो करेंगे तो जनरली उसे बेल दे देंगे. ठीक है, 395 कवर हो गया कि तुम डिक्लेयर करो, फिर हमें बताओ ताकि हम केस को डिस्पोज कर सकें. अब डिस्पोजल में आ जाते हैं. बताओ तो हो गया, अब डिस्पोज करते हैं. डिस्पोजल ऑफ केस अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट. कैसे, हाई कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग जो है केस डिस्पोज होगा. व्हेन अ क्वेश्चन एज हैज बीन सो रिफर्ड द हाई कोर्ट शैल पास सच ऑर्डर देयर ऑन एज इट थिंक्स फिट एंड शैल कॉज अ कॉपी ऑफ सच ऑर्डर टू बी सेंड टू द कोर्ट बाय विच द डिफरेंस वॉज मेड. क्या है, कॉपी ऑफ द ऑर्डर, कॉपी ऑफ सच ऑर्डर ऐसा कुछ होगा. ठीक है, विच शैल डिस्पोज ऑफ द केस कन्फर्मेबली टू द सेड ऑर्डर. वो क्या कर देगा, डिस्पोज कर देगा केस, कैसे, टू द सेड ऑर्डर. द हाई कोर्ट में डायरेक्ट बाय whom द कॉस्ट ऑफ सच रेफरेंस शैल बी पेड. हाई कोर्ट क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा कि बाय whom द कॉस्ट ऑफ सच रेफरेंस शैल बी पेड.
अब देखो रेफरेंस की क्या है, कॉस्ट होगी, तो कॉस्ट, उस चीज़ की कॉस्ट कौन पे करेगा, हाई कोर्ट बताएगा, क्योंकि हाई कोर्ट को चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या है ना, पूरा डिस्पोज हो जाएगा अपने हिसाब से। अब नेक्स्ट सेक्शन जो आता है, इसमें क्या है, रिवीजन आ गया। ठीक है, अब रिवीजन देखो कैसे करेंगे, किसी चीज़ को रिवाइज करना है। अब आपको जैसे कोई सब्जेक्ट रिवाइज करना है तो क्या करोगे, आप वापस से वो किताबें खोलोगे, या फिर आप अपने किसी बैचमेट के पास जाकर के बैठोगे, बोलोगे यार इसमें क्या था बताओ ज़रा। ठीक है, तो वही है इसमें 397 और 398 में वही चीज़ें चल रही हैं। कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड्स टू एक्सरसाइज पावर्स ऑफ रिवीजन। The High Court or any sessions judge may call for and examine the records of any proceedings before any inferior criminal court situate within its or his local jurisdiction for the purpose of satisfying himself as to the correctness, legality और क्या आ रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी फाइंडिंग, सेंटेंस और ऑर्डर। यार ये लोग बहुत बड़ा बड़ा लिख देते हैं, फुल स्टॉप कहीं लगाते ही नहीं है। देखो हाई कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट या सेशन जज है, ये दोनों के पास पावर है रिवीजन की। इसमें पावर किसके पास है, हाई कोर्ट के पास या सेशन जज के पास। एससी नहीं लिखेंगे, एसजे लिखेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, कॉल करेंगे किसी भी रिकॉर्ड के लिए, एग्जामाइन करने के लिए, रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स। अब तुम्हें जो रिवाइज करना है, मान लो तुम्हें सब्जेक्ट जूरिस्प्रूडेंस रिवाइज करना है, तो जूरिस्प्रूडेंस की बुक तो लोगे ही ना, जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स तो लोगे ही ना। किससे लोगे, किसी उससे लोगे जिसने लिखा है। इसमें क्या है, बिफोर एनी इंफीरियर क्रिमिनल कोर्ट सिचुएट विद इन इट्स और इज लोकल जुरिस्डिक्शन फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग इटसेल्फ और हिमसेल्फ एज टू द करेक्टनेस, लीगैलिटी और प्रॉपर्टी ऑफ एनी फाइंडिंग। किस चीज़ के लिए है, पहला तो ये है कि खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, है ना। दूसरा क्या है, लीगैलिटी, प्रॉपर्टी, ये सब चेक करने के लिए, सेंटेंस ऑर्डर फाइंडिंग, ये सब चेक करने के लिए। ठीक है, सही है कि नहीं, इस चीज़ के लिए। अब देखो तुमने किसी के नोट्स मांगे तो उससे क्या हो गया, तुम सेटिस्फाई हो गए। अब उसे पढ़ करके तुमने देखा, अरे तैया कितना गलत लिखा है इसने, ये तो करेक्ट नहीं है, ये तो लीगल नहीं है, ये तो बड़ा बेकार लिखा है। तो उस चीज़ के लिए कि चलो मुझे तो आता है, एटलीस्ट मुझे पता चल गया, तो उससे क्या हो गया, आप सेटिस्फाई हो गए। ये चीज़ आपने की है ना। ठीक, रिकॉर्डेड और पास एंड एज टू द रेगुलरिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ सच इन्फीरियर कोर्ट। ठीक है, regularity of any proceedings of such inferior court and may when calling for such record direct that, ये क्या एक पॉइंट है, रेगुलरिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स और पास एंड एज टू द रेगुलरिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स। ठीक है, किसी प्रोसीडिंग की रेगुलरिटी देखने के लिए, है ना। एग्जीक्यूशन ऑफ एनी मे व्हेन कॉलिंग फॉर सच रिकॉर्ड डायरेक्ट दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी सेंटेंस और ऑर्डर बी सस्पेंडेड and if the accused is in confinement that he be released on bail or on his own bond pending the examination of the record। अब देखो किसी चीज़ के लिए क्या करना है, रिवाइज करना है। क्यों करना है रिवाइज, सेशंस जज या फिर ये जो कोर्ट है हाई कोर्ट, ये खुद से करेगा, बोलेगा हम खुद करेंगे, तुम हमें कुछ मत दो। क्यों, क्योंकि उसे क्या होना है, सेटिस्फाई होना है, उसे चेक करना है, लीगैलिटी करेक्टनेस चेक करनी है, रेगुलरिटी चेक करनी है, ये तीन चीज़ें उन्हें चेक करनी है। तो वो क्या करेंगे, तब तक के लिए जो सारी प्रोसीडिंग्स हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। एग्जीक्यूशन जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा, पेंडिंग हो जाएंगी चीज़ें, और जो अगर कोई जेल में है तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा, बेल या बिना बेल के। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ऑल मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल एंड वेदर एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल और एपिलेट जुरिस्डिक्शन shall be deemed to be inferior to the session judge for the purpose of this subsection and of section 398। सारे मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, फलाने ढिमकाने जो भी हों वो उनसे क्या है, इन्फीरियर हैं। ठीक है, सेक्शन 398 में भी। नेक्स्ट क्लॉज है, द पावर्स ऑफ रिवीजन conferred by subsection 1 shall not be exercised in relation to any interlocutory order passed in any appeal inquiry। interlocutory order क्या होते हैं, जो बीच बीच में आने हैं, जो ज़रूरत है, जैसे कि इंजंक्शन कर दो, पैसे ले लो, अटैचमेंट कर दो। ठीक है, तो क्या है, पावर्स ऑफ रिवीजन, रिवीजन की क्या पावर्स है, यही कि तुम प्रोसीडिंग्स को रोक सकते हो, है ना, यही तो पावर है कि तुम प्रोसीडिंग को रोक के उसकी लीगैलिटी चेक कर लो। शैल नॉट बी एक्सरसाइज्ड इन रिलेशन टू एनी इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। अब मान लो एक कोर्ट है, ठीक है, उसने मान लो कि लखनऊ का कोर्ट है, लखनऊ के कोर्ट ने बोल दिया, लखनऊ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छोटा कोर्ट है, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है, उसने बोल दिया कि ये इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर में कि भाई ये इधर इंजंक्शन कर दो, इस बिल्डिंग का इंजंक्शन कर दो, इसको रोक दो। अब हाई कोर्ट ने बोला चलो हम लीगैलिटी चेक कर लेते हैं, इसकी लीगैलिटी चेक करने के लिए उन्होंने वो ले लिया। तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो चलवा देंगे कि चलो चलो फिर से कंस्ट्रक्शन शुरू कर दो, इंजेक्शन हटाओ, उन्होंने क्या बकवास दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों, अपील, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स, इनमें से किसी में भी कुछ भी आया है, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर जो है वो नहीं रुकवाएंगे। ठीक है, मतलब कि जो फ़ोन करके वो डॉक्यूमेंट्स,
मंगवा रहे हैं ना, उसमें वो चेक तो करेंगे पर कुछ ऑर्डर नहीं करेंगे कि ये सब रोक दो। बाकी जो जनरल चीज़ें तक आगे बढ़ने से रोक देना है, पर ये नहीं है कि तुम पीछे ही चले जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ एन एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन हैज़ बीन मेड बाय एनी पर्सन ईदर टू द हाई कोर्ट और टू द सेशंस जज, नो फर्दर एप्लीकेशन बाय द सेम पर्सन शैल बी एंटरटेन बाय द अदर ऑफ देम। क्या है इसमें, एप्लीकेशन अगर बना दी गई है, हाई कोर्ट या सेशन जज को कोई फर्दर एप्लीकेशन नहीं होगी, उस इंसान के द्वारा कोई भी फर्दर एप्लीकेशन जो है एंटरटेन नहीं की जाएगी, ठीक है। इतना हो गया। इसमें क्या हो गया, इसमें बोला रिकॉर्ड लेके आओ, रिकॉर्ड लेके आओ, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको चेक करेंगे। हम उसको चेक करेंगे किस लिए, लीगैलिटी के लिए। लीगैलिटी के लिए चेक कर दिया। उसको चेक करने के बाद हम क्या कहेंगे कि यार छोटे मोटे जो ऑर्डर्स बीच में दिए थे इंटरलॉक्यूटरी, उनको कुछ मत करो, पर बाकी जो चीज़ें हैं फॉरवर्ड होने से रोक दो, है ना। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 398। इसमें क्या है, पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी, ठीक है। पावर किस चीज़ की, इंक्वायरी ऑर्डर करने के लिए। अब देखो, पहले तो तुमने अपने दोस्त के रिकॉर्ड्स ले लिए, किताबें ले ली, अब तुम दूसरे दोस्त के पास बैठे कि भाई हमको ये समझा दो, ठीक है, उसको एज ए इंक्वायरी समझ लो। ऑन एग्जामिनिंग एनी रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 397 और अदरवाइज द हाई कोर्ट और द सेशन जज may direct the chief judicial magistrate by himself or by any of the magistrates subordinate to him to make, and the CJM may himself make or direct any subordinate magistrate to make further inquiry। ये ऊपर जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो छोड़ दो, बस ये देखो फर्दर इंक्वायरी करनी है। इनटू एनी कंप्लेंट विच हैज़ बीन डिसमिस्ड अंडर सेक्शन 203 और सबसेक्शन 4 ऑफ 204, ठीक है। कौन सी कंप्लेंट, ये क्या है, 203 204, ये है मजिस्ट्रेट, वो सॉरी, हाँ, मजिस्ट्रेट को जब कंप्लेन कर देते हैं ना, तो उसमें क्या एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेन पेंडिंग हो जाती हैं, उन सब चीज़ों से रिलेटेड है, ठीक है। और इनटू द केस ऑफ एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस हु हैज़ बीन डिस्चार्ज, कोई भी डिस्चार्ज हो गया है, कोई अक्यूज डिस्चार्ज हो गया है, उससे रिलेटेड क्या करना है, इंक्वायरी करनी है। 2 से 3 204, या फिर कोई अक्यूज जो है वो उसको हटा दिया गया है, डिस्चार्ज कर दिया गया है, तो उसमें क्या होगा, फर्दर इंक्वायरी। Provided that no court shall make any direction under this section for the inquiry into the case of any person who has been discharged unless such person has had an opportunity of showing cause why such direction should not be made। इसमें क्या है, हम छूट गए हैं तो अब हम आपको क्या करेंगे, अनलेस सच पर्सन हैज़ एन अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज, अब हम आपको बताएंगे कि आपने हमको छोड़ करके बहुत अच्छा काम किया है, आप हमें छोड़ेंगे तो हम समाज में एक बहुत अच्छे इंसान हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप पावर टू इंक्वायरी करोगे और बोलोगे कि ठीक है, अब इसके बारे में और छानबीन मत करो, इसको छोड़ दिया गया इस अक्यूज को, पर ये सही इंसान है। बाकी 203 204 में कर देंगे, है ना, ठीक। अब है 399, ठीक है। 399 है सेशंस जज। अब हम 399 और 400 एक साथ है। सेशंस जज पावर ऑफ रिवीजन, किसकी पावर, सेशन जज की। इन द केस ऑफ एनी प्रोसीडिंग द रिकॉर्ड ऑफ विच हैज़ बीन कॉल्ड फॉर बाय हिमसेल्फ द सेशन जज में, अब क्या इसने रिकॉर्ड मांगा है, सेशन जज क्या करेगा, एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर्स विच मे बी एक्सरसाइज बाय हाई कोर्ट। पावर इज इक्वल्स टू हाई कोर्ट लिखा हुआ है इधर, क्या है, पावर इज इक्वल्स टू हाई कोर्ट। सेशन जज की पावर जो है हाई कोर्ट के इक्वल है, किस चीज़ में, रिकॉर्ड्स मंगवाने में। फिर इसके बाद क्या है, वेर एनी प्रोसीडिंग्स बाय वे ऑफ रिवीजन इज कमेंस्ड बिफोर अ सेशन जज अंडर सबसेक्शन 1, the provision of subsection 2 3 4 and 5 of section 401 shall so far or may be applied to such proceeding। ये भी हाई कोर्ट वाला है, इज इक्वल्स टू सेशन जज, क्यों, 401 में क्या है, हाई कोर्ट की पावर है, ठीक है। देन इसके बाद यही पढ़ लेते हैं 3, where any application for revision is made by or on behalf of any person before the session judge, the decision of the session judge thereon in relation to such person shall be final। ये तो खेल गए, इन्होंने बोला अब हम जो डिसीजन करेंगे वो फाइनल होगा। एंड नो फर्दर प्रोसीडिंग बाय वे ऑफ रिवीजन एट द इंस्टेंस ऑफ सच पर्सन शैल बी एंटरटेन बाय द हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट, ठीक है। सेशन जज जो बोलेंगे वो फाइनल होगा, अदरवाइज और कुछ नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट उस पर, सेक्शन नंबर 400 पे, ठीक है। सेक्शन नंबर 400 क्या बोलता है, पावर ऑफ एडिशनल सेशन जज। एन एडिशनल सेशंस जज shall have and may exercise all the powers of a session judge under this chapter in respect of any case which may be transferred to him by or under any general or special order of the session judge। सेशन जज को अगर बोलोगे कि ठीक है तुम ये काम करो तो वो कर देगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। पावर उसकी वही हो जाती है, जब काम वही है तो पावर तो वही हो ही जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन है 401, ठीक है। 401 हमने 399 में क्या पढ़ा था,
401 की जो पावर्स है वो सिमिलर हो जाएंगी 399 से, ठीक है। सेशन जज के पास हाई कोर्ट वाली पावर होगी, किस चीज़ में, रिवीजन में, रेफरेंस रिव्यू रिवीजन में, ठीक है। हाई कोर्ट्स पावर ऑफ रिवीजन, अब हाई कोर्ट की जो पावर है रिवीजन की, इन द केस ऑफ एनी प्रोसीडिंग द रिकॉर्ड ऑफ विच हैज़ बीन कॉल्ड फॉर बाई इट सेल्फ, हाई कोर्ट बोलता है रिकॉर्ड दो, और विच अदरवाइज कम्स टू इट्स नॉलेज, या बोलते हैं अरे ये रिकॉर्ड तो मेरे पास आ ही गया है। द हाई कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन एक्सरसाइज एनी ऑफ द पावर्स कन्फर्ड ऑन अ कोर्ट ऑफ अपील बाई सेक्शन, सारे सेक्शंस हैं, और ऑन अ कोर्ट और ऑन अ कोर्ट ऑफ सेशन बाई सेक्शन 307 में सेशंस कोर्ट के पास पावर है। एंड व्हेन द जज कंपोजिंग द कोर्ट ऑफ रिवीजन आर इक्वली डिवाइडेड इन ओपिनियन द केस शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 392। ठीक है। 392 में क्या है, 392 में है कि जहाँ पे जज और कोर्ट के, मतलब जहाँ पे जजेस हैं कोर्ट ऑफ अपील के, इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, इक्वल डिवाइड हो जाते हैं, तो उस हिसाब से होगा। अब देखो हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट ने क्या बोला, मुझे मुझे मैटर दो। हाई कोर्ट ने बोला नहीं, मैं खुद मैटर, मेरे पास मैटर आ गया है, नॉलेज में है। पहले तो या तो मैटर मांगा या तो मैटर है, तो अब उसमें क्या है, उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने क्या किया, रिवीजन किया। क्यों, क्योंकि उनका मन है, ठीक है, क्योंकि उनको सेटिस्फाई होना है, इसलिए उन्होंने क्या किया, रिवीजन किया। ठीक है। अब उनके पास पावर कैसी है, एपिलेट कोर्ट की पावर है। क्यों, क्योंकि हाई कोर्ट का इसमें स्पेसिफिकली कुछ अलग से दिया नहीं रखा है, ठीक है। लास्ट चैप्टर में जो है हाई कोर्ट की पावर वगैरह के बारे में दे रखा है, बट अदरवाइज यहाँ पे नहीं दिया है। और उसके बाद उसमें दे दिया गया है एंड में इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, किसमें, 482 में। अब नेक्स्ट जो है क्लॉज 2 है, नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड टू द प्रेजुडिस ऑफ द एक्यूज्ड और अदर पर्सन unless he has had an opportunity of being heard either personally or by pleader in his own defense। क्या है, कोई भी ऑर्डर नहीं होगा इस सेक्शन में जो प्रेजुडिस करे ऑफ द एक्यूज और अदर पर्सन, ठीक है, अनलेस ही हैड हैड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इधर पर्सनली और बाय प्लीडर इन हिज ओन डिफेंस। ठीक है। ये हो गया कि कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं होगा जो प्रेजुडिस करे किसी भी इंसान को कि उसकी अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जब तक वो अगर उसको सुनने के बाद लगे कि यार ये इंसान तो बेकार है, ठीक है, ये इंसान गलत है, ये इंसान झूठ बोल रहा है, हाई कोर्ट खुद से सुने, ठीक है, या फिर प्लीडर अपने डिफेंस रखे, तो ठीक है। बट अदरवाइज तुम उसको सुनने के बाद, तुम सुनने के बाद कुछ भी करो, पर बिना सुने तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। ऑडी अल्ट्रम पार्टम हो जाता है, नो वन शुड बी सेट अनहर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है 3, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज अ हाई कोर्ट टू कन्वर्ट अ फाइंडिंग ऑफ एक्विटल इनटू वन ऑफ कन्विक्शन। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम एक्विटल को ये नहीं बोल सकते कि तुम कन्विट करोगे, ठीक है, पर इसमें एक उल्टा नहीं लिखा हुआ है। कन्विक्शन को तुम शायद एक्विटल कर सकते हो, पर इसमें लिखा है तुम छूटे हुए इंसान को तुम वापस जेल में नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि बेल इज द जनरल रूल, ठीक है, अरेस्ट इज एन एक्सेप्शन। अब तो ये भी हो गया ना कि कन्विक्शन कन्विक्शन जो है इज एन एक्सेप्शन एंड एक्विटल इज द जनरल रूल। ऐसा वैसे है नहीं, अरेस्ट और बेल में बहुत डिफरेंस, अरेस्ट और बेल ठीक है, पर एक्विटल एक्विटल जो है वो एकदम ही डिफरेंट है। नेक्स्ट क्लॉज 4, वेयर अंडर दिस कोड एन अपील लाइज एंड नो अपील इज ब्रॉट। अपील होती है पर कोई भी अपील जो है आई नहीं है बाई वे ऑफ रिविजन, ठीक है, शैल बी एंटरटेन एट द इंस्टेंस ऑफ द पार्टी हु कुड हैव अपील्ड। अब इसमें क्या है, रेफरेंस जो है रिवीजन ले लिया है इसने, अपील नहीं है, रेफरेंस नहीं है, ठीक है, तो इसने क्या किया, रिवीजन है, तो रिवीजन के लिए आप क्या कर दोगे, हाई कोर्ट पे चले जाओगे, क्योंकि अपील ही नहीं। अब देखो फर्स्ट क्लास के बाद अगर सेकंड क्लास नहीं आएगी तो क्या करोगे आप, मान लो आपके स्कूल में फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास नहीं है, थर्ड क्लास है, तो आप थर्ड क्लास में जाओगे ना, सेकंड क्लास नहीं मिल रही है तो क्या आप छूट जाओगे, आप आगे की पढ़ाई नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। देन ऐसा नहीं है, आई एम सो सॉरी, आई थिंक ये विजिबल नहीं होगा। अब आप इसको देख लो, मैंने ये क्लॉज 3 पढ़ा दिया है कि एक्विटल और कन्विक्शन जो है ऐसा नहीं होगा, एक्विटल एक्विटल के बाद कन्विक्शन नहीं दिया जाएगा कि एक्विटल हो गया तो कन्विक्शन, ये नॉट इक्वल्स टू है। एक्विटल के बाद कन्विक्शन नहीं दिया जा सकता, किसमें, रिवीजन में नहीं दिया जा सकता, ठीक है, अदरवाइज दिया जा सकता है। फिर इसके बाद क्या है, इसको उल्टा भी नहीं किया जा सकता। बाकी क्लॉज 4 में ये है कि अगर अपील नहीं है, वही मैंने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वाला जो बताया। अब हम क्लॉज 5 में आते हैं, वेयर अंडर दिस कोड एन अपील लाइज बट एन एप्लीकेशन फॉर रिविजन हैज़ बीन मेड टू द हाई कोर्ट। ठीक है, इसमें क्या है, इस कोड में क्या है, अपील आती है बट एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए, फॉर रिविजन हैज़ बीन मेड टू द हाई कोर्ट बाय एनी पर्सन and the High Court is satisfied that such application was made under the erroneous belief that no appeal lies thereto and that it is necessary in the interest of justice so to do
द हाई कोर्ट में ट्रीट द एप्लीकेशन ऑफ रिविजन एज अ पिटिशन ऑफ अपील एंड डील विद द सेम अकॉर्डिंगली। इसमें क्या है, अपील, मान लो तुम्हारा जो जजमेंट है, जो जजमेंट आया वो क्या है, अपीलेबल जजमेंट है, अपीलेबल डिग्री है, ठीक है। बट एन एप्लीकेशन फॉर द रिवीजन हैज बीन मेड टू द हाई कोर्ट बाय एनी पर्सन एंड द हाई कोर्ट इज सैटिस्फाइड दैट सच एप्लीकेशन वाज मेड अंडर द इरोनियस बिलीफ। देखो, तुम्हारा जजमेंट आया, तुम्हारी डिग्री आई, ठीक है, डिग्री जो थी वो अपीलेबल थी, पर तुम्हें लगा कि डिग्री जो है वो अपीलेबल नहीं है, तो तुमने क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया, रिवीजन पे डाल दिया, ठीक है। तो हाई कोर्ट ये सोचेगा कि चलो इन्हें पता नहीं था, अगर उसे ऐसा लगता है इन्हें पता नहीं था, तो उसे क्या कर देगा, पिटिशन ऑफ अपील की तरह कंसल्ट करेगा उसको। फिर अब अपील आ गई, तुमने रिवीजन किया था, अपील आ गई, ठीक है, तुम हाँ बोलो हम ना बोलेंगे, ठीक है, तुम एक मांगो हम दो देंगे। उन्होंने क्या कर दिया, अपील ही बना दी। ये किस चीज़ के लिए, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है इन्हें, और ये किस चीज़ के लिए, बेनिफिट के लिए। क्यों, देखो फाइनली क्या होता है, एंड्स क्या होते हैं, जस्टिस मिलना चाहिए, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है सब चीज़ों का। नेक्स्ट सेक्शन है 402, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू विड्रॉ और ट्रांसफर रिवीजन केस। इसमें क्या है, हाई कोर्ट की पावर है किस चीज़ की, विड्रॉ करने की या ट्रांसफर करने की रिवीजन केस। तो इसमें क्या है, वेन एवर वन और मोर पर्सन कन्विक्टेड एट द सेम ट्रायल मेक्स और मेक एप्लीकेशन टू अ हाई कोर्ट फॉर रिवीजन एंड एनी अदर पर्सन कन्विक्टेड एट द सेम ट्रायल मेक्स एन एप्लीकेशन टू द सेशन जज फॉर रिवीजन, द हाई कोर्ट शैल डिसाइड। अब इसमें क्या है, एक इंसान क्या करता है, एप्लीकेशन कहाँ डालता है, रिवीजन के लिए। एक इंसान क्या डालता है, एप्लीकेशन, एक इंसान डालता है हाई कोर्ट में, ठीक है, दूसरा इंसान डालता है सेशन जज के पास। तो इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंस किसे दी जाती है, द हाई कोर्ट डिसाइड करता है, ठीक है। Having regard to the general convenience of the parties and the importance of the questions involved, which of the two courts should finally dispose of the application। अब देखो हाई कोर्ट को लगेगा मेरे पास बहुत काम है, तो फिर वो नहीं लेंगे, वो दे देंगे सेशन जज को। अदरवाइज फिर वो बोलेंगे अरे यार काम तो बड़ा कम है, आओ जाओ, बहुत अच्छी तगड़ी पार्टी दिख रही है, चलो इधर आ जाओ, ठीक है। विच ऑफ द टू कोर्ट शुड फाइनली डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रिविजन एंड व्हेन द हाई कोर्ट डिसाइड्स दैट ऑल द एप्लीकेशन फॉर रिविजन शुड बी डिस्पोज ऑफ बाय इटसेल्फ, ठीक है। द हाई कोर्ट शैल, और सारी एप्लीकेशन जो है वो खुद से डिस्पोज ऑफ होनी है, तो हाई कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट शैल डायरेक्ट दैट द एप्लीकेशन फॉर रिवीजन पेंडिंग बिफोर द सेशन जज बी ट्रांसफर टू इटसेल्फ एंड वेयर द हाई कोर्ट डिसाइड। वो हाई कोर्ट सोचता है कि मुझे करना है तो फिर मेरे को सारी चीज़ें दे दो, और जहाँ हाई कोर्ट डिसाइड कर देता है कि अरे नेसेसरी नहीं है कि टू डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रिवीजन, इट शैल डायरेक्ट दैट द एप्लीकेशन ऑफ रिवीजन मेड टू इट बी ट्रांसफर टू सेशन जज। जहाँ उसको लगता है ज़रूरी नहीं है वहाँ सेशन जज को दे देता है, जहाँ उसको लगता है ज़रूरी है तो फिर वो खुद ही डिसाइड कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लॉज 2। इसमें क्या है, वेन एवर एन एप्लीकेशन फॉर रिविजन इज ट्रांसफर टू द हाई कोर्ट, द कोर्ट शैल डील विद द सेम एज इफ इट वर एन एप्लीकेशन ड्यूली मेड बिफोर इटसेल्फ। क्या है, वेन एवर, देखो एप्लीकेशन कोई भी रिविजन की क्या है, ट्रांसफर की गई है हाई कोर्ट, ठीक है, कोर्ट क्या करेगा, डील विद द सेम एज इफ इट वर एन एप्लीकेशन ड्यूलिंग मेड बिफोर इटसेल्फ, ठीक है। अगर कोई एप्लीकेशन मान लो किसी और कोर्ट में दी गई है, ठीक है, फिर वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है हाई कोर्ट पे, तो हाई कोर्ट को लगना चाहिए कि अरे इन्होंने तो हमें दी थी पहले, ठीक है, हाई कोर्ट की सुप्रीमेसी नहीं जानी चाहिए। देन इसके बाद क्लॉज 3 में है, वेन एवर एनी एप्लीकेशन फॉर रिवीजन इज ट्रांसफर्ड टू द सेशन जज। कोई भी एप्लीकेशन जो है वो क्या कर दी गई है, ट्रांसफर कर दी गई है सेशन जज में। सेशन जज डील करेगा एज इफ इट वर एन एप्लीकेशन ड्यूली मेड बिफोर हिम। सर अच्छा, दोनों की सुप्रीमेसी नहीं जानी चाहिए। देन क्लॉज 4 है, वेयर एन एप्लीकेशन फॉर रिवीजन इज ट्रांसफर्ड बाय द हाई कोर्ट टू द सेशन जज, no further application for revision shall lie to the high court or to any other court at the instance of the person or persons whose application for revision has been disposed of by the session judge। क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ट्रांसफर कर दी जा रही है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या कर, हाई कोर्ट को एप्लीकेशन दी, वो सेशन जज को एप्लीकेशन ट्रांसफर कर दी, फिर इसके बाद सेशन जज डिसाइड कर लिया। अब फिर से तुम एप्लीकेशन नहीं डाल सकते हो रिवीजन के लिए कि हाई कोर्ट को दे दो, फलाने ढिमकाने, डबल 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 बार तुम लोग देखोगे अरे यार क्या होता है, चलो करके देखते हैं। ये जो रिवीजन है ना, ये रिवीजन ऑफ मार्क्स नहीं है कॉलेज का कि तुम रिवीजन डालते जाओ 300 300 400 रुपए दे करके कि ठीक है मैं नंबर रिवाइज कर दूँ तो बढ़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, एक ही बार करना है बस, ठीक है, फाइनल एग्जाम्स हैं। देन सेक्शन नंबर 403 है, ऑप्शन ऑफ कोर्ट टू हेयर पार्टीज। कोर्ट के पास क्या है, ऑप्शन है। ऊपर भी तो ऑप्शन नहीं था हाई कोर्ट के पास एक तरह से। चलो अब ये क्या है, इस ऊपर ऑप्शन था कि हाई कोर्ट अपने हिसाब से देखेगा, मेरे पास काम ज़्यादा है तो अपने पास नहीं लेगा, सेशन जज को दे देगा। और सेशन जज को ये नहीं फील होना चाहिए कि उसके पास पहले नहीं आए, सेशन जज को यही फील होना चाहिए कि उसके पास पहले आए, ठीक है। सेव, अब ऑप्शन ऑफ कोर्ट टू हेयर पार्टीज, सेव अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कोर्ट, नो पार्टी हैज़ एनी राइट टू बी हर्ड इधर पर्सनली और बाय प्लीडर बिफोर एनी कोर्ट। क्या है,
इसमें एक्सप्रेसली जो भी प्रोवाइड होता है, कोई भी पार्टी ऐसा नहीं करेगी, क्या नहीं करेगी, नो पार्टी हैज़ एनी राइट टू बी हर्ड ईदर पर्सन, कोई भी पार्टी के पास राइट नहीं है सुने जाने का, ठीक है, कि या तो तुम सुनो या तो तुम्हारा प्लीडर हमको सुनाए, ठीक है। पर क्या है, कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट व्हेन एक्सरसाइजिंग सच पावर्स हेयर एनी पार्टी इधर पर्सनली और बाय प्लीडर। अब क्या कोर्ट को लगता है कि ठीक है भैया ये सुनना चाहिए तो कोर्ट सुन लेगा, अदरवाइज नहीं सुनेगा। देन सेक्शन नंबर 404 है स्टेटमेंट बाय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ ग्राउंड्स ऑफ हिज डिसीजन टू बी कंसिडर्ड बाय हाई कोर्ट। क्या है स्टेटमेंट किसकी, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, किस चीज़ की, ग्राउंड्स उनके डिसीजन की, है ना। देखो व्हेन द रिकॉर्ड ऑफ एनी ट्रायल हेल्ड बाय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है, is called for by the High Court or Court of Session under 397, the magistrate may submit with the record a statement setting forth the grounds of his decision or order। तुमको ग्राउंड्स बताने हैं बस अपने ऑर्डर के, ठीक है। अब हाई कोर्ट जो है वो पूरा पढ़ने नहीं बैठेगा कि तुमने रिवीजन पे क्या किया, अब इतनी बार हर कोर्ट नहीं देखेगा, वो क्या करेगा बस ग्राउंड्स देख लेगा किस चीज़ के, डिसीजन के। And any facts which he thinks fit material to the issue and the court shall consider such statement before overruling or setting aside the said decision or order। अब उसको ओवर रूल भी कर सकता है, ठीक है। तो क्या करना है, एनी फैक्ट्स, कोई भी फैक्ट्स हैं, अब थिंक फिट करता है मटेरियल टू द इशू एंड द कोर्ट शैल कंसिडर, कोई भी फैक्ट जो है मटेरियल है इसको कंसिडर करने के लिए, ओवर रूल करने के लिए कोई भी ऑर्डर को, तो उसको कंसिडर करेंगे वो लोग, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तो क्या, अब देखो इसमें मुझे पहले ऐसा लगा था कि रिवीजन हो रहा है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास, पर आपको पता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास रिवीजन नहीं होता है, ठीक है। जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे ऐसा लगता था जब मैंने पढ़ा था कि यार ये तो रिवीजन हो रहा है, बट ये रिवीजन नहीं है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास वो कोर्ट कैसे आया, पहली बार आया कोर्ट, ठीक है, कोर्ट ने डिसाइड किया उसको, फिर उस बंदे ने क्या किया जिसके अगेंस्ट आया होगा कि भैया इसको रिवाइज करो, उसने क्या कर दिया, हाई कोर्ट को दे दिया। अब हाई कोर्ट क्या करेगा, बोलेगा पहले हम इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख लें, इनके रिकॉर्ड्स वगैरह देख लें, उसके बाद हम फिर आगे डिसीजन देंगे, इसको ओवर रूल करेंगे, पहले उनके रीजंस जानेंगे। ऐसे नहीं कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोई हलवा थोड़ी है, पूरा एग्जाम दे करके आते हैं, ठीक है। उस हिसाब से वो डिस्कस करेंगे, वो जजमेंट देंगे, अपना ऑर्डर देंगे। नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन फाइनली उसका चैप्टर क्या है, हाई कोर्ट्स ऑर्डर टू बी सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सर्टिफाइड होगा लोअर कोर्ट का। देखो व्हेन अ केस इज रिवाइज अंडर दिस चैप्टर बाय द हाई कोर्ट और सेशन जज, इट और ही शैल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 388 सर्टिफाइड डिसीजन और ऑर्डर, सर्टिफाई करना है किस चीज़ को, डिसीजन को, ऑर्डर को, टू द कोर्ट बाय विच द फाइंडिंग सेंटेंस और ऑर्डर रिवाइज वॉज रिकॉर्डेड और पास्ड, and the court to which the decision or order is so certified shall thereupon make such orders as are comfortable to the decision so certified। अब देखो सर्टिफिकेट में लिख के आएगा ना कि आप ऐसे ऐसे ऑर्डर दोगे तो वही वो कर देंगे। एंड इफ नेसेसरी द रिकॉर्ड शैल बी अमेंडेड इन अकॉर्डेंस देयर। अब देखो वो अपने हिसाब से ना ये रिकॉर्ड जो है अमेंड भी कर सकते हैं उस चीज़ के। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, सर्टिफाइड याद रखना कि यार ये जो सर्टिफिकेट वगैरह बात हो रहा है ये सेक्शन 405 में आता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। बाकी इसके साथ ये जो चैप्टर ये ख़त्म होता है, काफ़ी लेंदी हो गया है ये वीडियो, पर ये जो है काफ़ी डीप में है, एक बार आप करोगे आप 100% कभी नहीं भूलोगे, बट इसको रिवाइज ऑब्वियसली रिवाइज करना ही होगा आपको। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।